सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मनोज चौटिया रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जीव विज्ञान की इस कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें अपन ने रक्त के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रक्त का थक्का बनना, रुधिर का थक्का बनना या रुधिर स्कंदन। अपन जानते हैं दो प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं। कौन कौन से? आप लोगों को याद होगा, बंद और खुला। तो मनुष्य के अंदर बंद प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार के परिवहन तंत्र से तात्पर्य क्या है कि रुधिर जो है वो रुधिर वाहिनियों में बहता है। ठीक है। अब जब रुधिर वाहिनियों से बाहर निकल जाता है, ठीक है, अब कैसे भी निकल सकता है। यहां मैंने उदाहरण लिखा, उत्तक क्षति, चोट लग जाती है, घाव बन जाता है। उस स्थिति में क्या होगा कि रुधिर वाहिनियां क्षतिग्रस्त हो जाएगी और क्षतिग्रस्त होने से रुधिर जो है वो रुधिर वाहिनियों से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, क्या होता है, वो एक ठोस जेली समान संरचना के अंतर्गत परिवर्तित हो जाता है, जिसे रक्त का थक्का या स्कंदन कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। जिनमें यह जेली समान ठोस संरचना के अंतर्गत परिवर्तित नहीं होती है, उसको हम रोगी कहते हैं। और ये रोग अपन ने पीछे पढ़ा हुआ था, आप लोगों को याद होगा, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया रोग किसको कहते हैं कि जब चोट लग जाती है, रक्त का बहना प्रारंभ हो जाता है, तो वो रक्त का बहना जो है वो रुकता नहीं है। और सामान्य व्यक्तियों में 6 से 10 मिनट के समय के अंतर्गत क्या होता है, छोटी मोटी जो चोट लगती है, कांटा चुभता है, खून बहना प्रारंभ हो जाता है और उसको अपना ये शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो अपने आप, या रुधिर वाहिनियां जो है वो अपने आप क्या कर लेती है, रक्त के बहने को रोक देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रुधिर स्कंदन या रुधिर का थक्का बनना। अब यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। ये भी देख लो, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन और फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन एवं थक्का निर्माण। स्कंदन की क्रिया आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने कि अपन पढ़ रहे थे, रक्त को 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएं। फिर रक्त कणिकाओं को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु या बिंबाणु। ठीक है, तो स्कंदन की जो क्रिया होती है उसमें ये पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया में लगभग 13 स्कंदन कारक काम करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि रुधिर स्कंदन जो है 13 स्कंदन कारकों के ऊपर निर्भर करती है। और इसे रोकने वाले कारकों को, इस प्रक्रिया को, यानी ब्लड के अंदर कंटिन्यू ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। अगर वाहिनियों में थक्के का निर्माण हो जाए, तब भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इन्हीं प्लेटलेट्स में कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो थक्के निर्माण को रोकने का कार्य करते हैं। इन्हें प्रतिस्कंदक यानी एंटी स्कंदक कह सकते हैं। एंटी का मतलब विपरीत, एंटी कोगुलेंट अंग्रेजी में, या प्रतिस्कंदक हिंदी में कहते हैं। जब कोई रुधिर वाहिनी क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब स्कंदन को प्रेरित करने वाले कारक हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और उनका जब काम खत्म हो जाता है तो जो एंटी स्कंदक है वो काम करने लगते हैं और इस प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। सबसे पहले अपन ये कह सकते हैं कि चोट। ठीक है, और चोट से क्या हुआ, उत्तक की क्षति होगी। जो भी आवरण है, उत्तक है, उनकी क्षति होगी, और उत्तक की क्षति होने के कारण जो रक्त वाहिनियां है, उस रक्त वाहिनियों का जो पट्टिकाणु है वो टूट जाते हैं, और टूटने के पश्चात ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त करते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो स्कंदन कारक 7 और स्कंदन कारक 10 की उपस्थिति में कैल्शियम आयन से जुड़कर क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। यानी ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये कहां पाई जा रही है, ये प्लेटलेट्स में ही पाई जा रही है, और उसको सक्रिय करने का काम कौन कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन और स्कंदक कारक 8 और 7 और स्कंदक कारक 10 इसको एक्टिव कर देते हैं। जिस प्रकार अपन ने एंजाइम पढ़ा था, एंजाइम के अंतर्गत क्या होता है, एंजाइम की कुछ सक्रिय सतह होती है। ठीक है, जो प्रेरित आसंजन सिद्धांत था,
प्रेरित आसंजन सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जैसे ही आधार का अणु एंजाइम के अणु के संपर्क में आता है, एंजाइम का अणु सक्रिय हो जाता है, या जो निष्क्रिय अवस्था है एंजाइम की वो प्रोजाइम, तो यहाँ क्या हो गया प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक है, तो जो प्रोथ्रोम्बिन है निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या कर रहे हैं, थ्रोम्बिन जो निष्क्रिय अवस्था में है उसको किस में बदल दिया, थ्रोम्बिन सक्रिय अवस्था में बदल दिया। अर्थात दूसरा चरण जो है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय कारक था, प्लाज्मा में घुला हुआ था, उसको सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तन करेगा कौन, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय। और प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण, यानी पहली प्रावस्था में ये सक्रिय बना और ये सक्रिय क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन जो निष्क्रिय है उसको सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करने का कार्य करता है। उसके पश्चात तीसरा फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। फाइब्रिनोजन भी क्या है, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है, लेकिन ये प्रोटीन क्या है, ये घुलनशील है, यानी प्लाज्मा के अंदर घुली हुई रहती है। और घुली हुई रहने के कारण जैसे ही चोट लगती है तो ये भी बहने प्रारंभ हो जाती है, यानी थक्के निर्माण में ये कोई सहायता नहीं करती, थक्का नहीं बनेगा। लेकिन ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन सक्रियक में बदला, और ये थ्रोम्बिन सक्रियक क्या करेगा, इस फाइब्रिनोजन जो कि क्या है घुलनशील है, इस घुलनशील को अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। और उसके पश्चात ये अघुलनशील फाइब्रिन क्या करेगी, ये चोट वाले स्थान पे जाके एकत्र हो जाएगी और कैल्शियम के साथ, कैल्शियम आयन के साथ संयोग करके थक्के का निर्माण करती है। और थक्के का निर्माण होने के पश्चात यानी एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है चोट वाले स्थान पे इस प्रकार से। और जाल नुमा संरचना का निर्माण होने के पश्चात जो आरबीसी है या रक्त कणिका है वो उनमें जाके फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, जिसे हम रुधिर का थक्का कहते हैं, और रक्त का बहना जो है वो रुक जाता है। लेकिन इसके साथ ही याद रखना आपको कि जब रुधिर का थक्का जैसे जैसे ये एकलक है बहुलक में परिवर्तित होगा तो ये थक्का बन जाएगा, और उस थक्के के आसपास कुछ रुधिर की बूंदे इकट्ठी हो जाती है, जिसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती, क्योंकि रक्त कणिकाएं तो क्या होगी थक्के में फंस जाएगी, और कुछ रक्त की मात्रा जो है वो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो बाहर निकल जाती है, और उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं सीरम। उसको क्या कहते हैं, सीरम। तो सीरम क्या है, ठीक है ना, प्लाज्मा का ही भाग है। सीरम क्या है, प्लाज्मा, रक्त, रक्त के दो भाग प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो सीरम भी क्या है, प्लाज्मा का भाग है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता। प्लाज्मा में क्या है, फाइब्रिनोजन भी है, ये अपन ने प्लाज्मा का संगठन पढ़ा था, तो उसमें ये फाइब्रिनोजन था। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन हट गया, कुछ मात्रा इसकी बाहर आ गई, क्योंकि रक्त कणिकाएं थक्के में फंस जाती है, और उसको अपन क्या कहते हैं, सीरम। तो प्लाज्मा के समान संरचना। तो ये हो गया अपना रुधिर का थक्का बनना। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रुधिर वाहिनियां।